काम करते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं आज की सबसे ज़ोरदार थीम की। आज की नहीं, एक्चुअली 2 हफ्ते की ज़ोरदार थीम रही है कैपिटल मार्केट थीम। यहाँ पर शानदार मूव है। एक बार पहले इंडेक्स वापस दिखाइए ज़रा, 2 हफ्ते कैपिटल मार्केट इंडेक्स, उसके बाद इस स्टॉक की बात करेंगे। ये तो आज का मूव है, करीब करीब 3.6% के करीब, 2 हफ्ते में करीब करीब 21% का मूव है। और इस बीच में ग्रो ने आज ऑल टाइम हाई हिट किया है। 100 रुपये पर IPO आया था इसका, 180 तक गया था, फिर वहाँ से करेक्ट होकर 140 तक वापस आया और आज फिर 200 क्रॉस करता हुआ ग्रो का शेयर। इसी पर आज हम बुल वर्सेस बेयर कर रहे हैं। तो बोफा की रिपोर्ट के बाद बड़ी रफ्तार है इसमें। तो बुल बनी हैं नूपुर और बेयर बने हैं आशीष। तो बताइए ज़रा, बुल वर्सेस बेयर, शुरुआत की जाए। बिल्कुल सर, मैं ही शुरुआत करती हूँ। आज काफ़ी अच्छा मोमेंटम यहाँ पर स्टॉक में देखने को मिल रहा है। आशीष, नंबर्स देती हूँ मैं आपको सबसे पहले, क्योंकि आप हमेशा मुझसे नंबर्स मांगते हैं। तो ग्रो का जो मार्केट शेयर है ना, वही इसकी खासियत है। डोमिनेंस यहाँ पे आते हुए दिखा। FY21 से शुरुआत हुई है और देखिए FY26 तक ही पहुंचे हैं और डोमिनेट कर रहा है। मार्केट शेयर की बात करें तो 26.5% से ज़्यादा का मार्केट शेयर है नवंबर 2025 में। इनफैक्ट जो दूसरा बड़ा प्लेयर है जीरोधा, उससे 9% ज़्यादा मार्केट शेयर है कंपनी के पास। तो आप समझ सकते कि कितना लैग ऊपर कंपनी चल रही है इन टर्म्स ऑफ मार्केट शेयर। नुपुर, ये इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा कंपिटिटिव है। अब आप एंजल वन में और ग्रो में देखें तो कुछ ऐसा भारी भरकम ज़मीन आसमान का अंतर तो नज़र नहीं आ रहा। दूसरे नंबर पर जीरोधा है, अनलिस्टेड है, बहुत ज़्यादा कंपिटिटिव है, सबकी प्राइसिंग एक जैसी है। क्या ये सस्टेनेबल रहेगा, मेरा बड़ा सवाल है। अब दूसरी बात ये कि इतनी प्रीमियम वैल्यूएशन, इस प्रकार की बड़ी तेजी, ऑल टाइम हाई पर स्टॉक कारोबार कर रहा है, ऐसा कंपनी क्या खास कर रही है जो दूसरे ब्रोकर्स नहीं कर रहे हैं? एंजल वन की बात की तो उसका मार्केट शेयर भी 15% के आसपास ही है, तो वो भी आपको तीसरे नंबर पे दिखेगा। तो काफ़ी लैग है यहाँ पे मार्केट शेयर के टर्म्स में। और आपने कहा कि वैल्यूएशन काफ़ी हाई है, लेकिन FY28 के नंबर्स देखें ना, आपको 24 टाइम्स पर ये स्टॉक ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर आप ग्लोबल प्लेयर से कंपेयर करेंगे, क्योंकि इंडिया में अनलिस्टेड है सेकेंड लार्जेस्ट प्लेयर, तो ग्लोबल से करें तो वहाँ 40-50 के PE चलते हैं। इनफैक्ट इन सबको छोड़िए, इंडिया का जो इस ब्रोकिंग इंडस्ट्री का मार्केट है वो पेनिट्रेट ही नहीं हुआ अभी तक। 5% का यहाँ पे अभी तक पेनिट्रेशन मार्केट में आया। ग्लोबली 60-70% का पेनिट्रेशन। इतने में तो रेगुलेटर तो आपका परेशान हो गया। इतने सारे रेगुलेटरी चेंजेस आ गए, इस इंडस्ट्री में कोई निवेश पीस ऑफ माइंड के साथ कैसे कर सकता है? पहले आपके पास वीकली एक्सपायरीज थी, अब आपके पास वीकली एक्सपायरीज नहीं है। पहले जिस प्रकार के FNO में ट्रेडिंग थी, कैश की ट्रेडिंग थी, इतने ज्यादा तेजी से नियम बदल जाते हैं। आप किस ग्रोथ को लेकर फैक्टर इन कर रहे हैं? कैसे आप एस्टिमेट कर रहे हैं कि FY28 FY29 में किस प्रकार की ग्रोथ होगी? मान लीजिए आपने बहुत ऑप्टिमिस्टिक ग्रोथ के टारगेट्स ले लिए, कुछ बड़े रेगुलेटरी हर्डल्स आ गए, कोई सेबी की तरफ से एक्शन आ गया, तब फिर क्या करेंगे आप? इसलिए तो कंपनी क्रॉस सेलिंग का भी ऑप्शन कर रही है। जो ब्रोकिंग बिजनेस है उसे डाइवर्सिफाई भी कर रही है, अपने काफ़ी सारे दूसरे प्रोडक्ट्स भी लॉन्चेस करते हुए नजर आ रही है। और जब बेस इतना ज़्यादा हो ना आपके पास रिटेल में, की बात करो ऊपर 85% रेवेन्यू आपकी ब्रोकिंग से ही आती है, लेकिन ये FY28 में जाते जाते 67% हो जाएगी। और जो दूसरे सेगमेंट है वो भी हाई मार्जिन बिजनेस ही है कंपनी के लिए। फिर भी इतनी महंगी वैल्यूएशन। इनफैक्ट मैं देख रहा था कि पूरे FY27 की EPS में निकाल के देख लूं तो इसकी PE निकल कर आ रही है 42 टाइम्स का। इससे कहीं ज्यादा एंजल वन आपको सस्ता मिल जाएगा। कंपनी पुरानी है, एंजल वन इतना कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड है। ग्रो को तो लिस्ट होकर ज्यादा समय भी नहीं हुआ। इनफैक्ट कंपनी के कॉर्पोरेशन होकर ही इनकॉर्पोरेशन को ही ज्यादा समय देखने को नहीं मिला। इनफैक्ट ग्लोबल पीएस के हिसाब से भी देखें तो बहुत महंगा स्टॉक है। एंजल वन काफ़ी पुरानी है जैसे कि आपने कहा, लेकिन लार्जेस्ट तो ग्रो ही है। 27% का मार्केट शेयर। एंजल वन पता नहीं कब वहां तक पहुंचेगी और ये उससे कहां तक आगे निकल जाएगी, समय बताएगा। और इसने कंपनी ने काफी हद तक अपना यूजर इंटरफेस जो है रॉबिनहुड से कॉपी कर रखा है। मान लीजिए 2-3 साल बाद अगर रॉबिनहुड भारत में डायरेक्ट तौर पर आ गया तब क्या होगा? उसके PE 40 के हैं, इसके 24 के हैं, तो वो भी अभी अपसाइड बाकी है। बहुत कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री है। आज शायद ग्रो नंबर 1 पर है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगले 2 से 3 साल बाद क्या होगा? बड़ा सवाल ये है कि ग्रो इन्वेस्टर्स को ग्रो कराएगा कि नहीं। काफ़ी अच्छी डिबेट रही आशीष और नुपुर। लेकिन सर, कैपिटल मार्केट स्पेस की हम अभी चर्चा कर रहे थे और जिस तरीके से स्पेस ने कमाई कराई है, एक रिस्क, रेगुलेटरी रिस्क रहा है और आशीष ने वैल्यूएशन का जिक्र किया। आप किस साइड है? मैं तो देखिए मार्केट का ही साइड लेता हूँ और मैं उन लोगों की रिस्पेक्ट करता हूँ। पहली बात तो मैं ग्रो के फाउंडर्स की काफ़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं उनसे काफ़ी इंटरेक्ट भी किया था मैंने IPO के टाइम पर। इतनी बड़ी कंपनी बनाने के बाद भी काफ़ी हम्बल लोग हैं, हल्का सा भी एयर नहीं है उनमें। और एक वन ऑफ द फ्यू IPOs जहाँ पैसा बना है और पैसा
आईपीओ इन्वेस्टर का बना है, जिसने आईपीओ के बाद लिया उसका बना। लिस्टिंग के बाद एक मैसिव रैली हुई, उसके बाद बहुत शार्प करेक्शन आई, उस शार्प करेक्शन में लेने के बाद भी पैसा बना है। आईपीओ इन्वेस्टर में तो अगर आप थे तो आपका पैसा डबल हो गया, 100 रुपये का आईपीओ पैसा 200 हो गया, चलिए ठीक है। उसके बाद लिस्टिंग काफ़ी ऊपर हुई, उसके बाद 125 130 में कुछ लोग एंटर किए, कुछ लोग 140 में एंटर किए। उसके बाद ये स्टॉक फिर करेक्ट हुआ और फिर रैली आ गई। दिक्कत क्या है कि बस इसमें ना वैल्यूएशन जो है ना वो अब थोड़े से महंगे हैं। लेकिन पता क्या है, वैल्यूएशन को ना आप अब जैसे मैं नूपुर और आशीष की डिबेट सुन रहा था, अब ऑब्वियसली क्योंकि आशीष बेयर हैं तो वो FY 27 का वैल्यूएशन देख रहे हैं, नूपुर बोले हैं तो वो FY 28 का वैल्यूएशन देख रहे हैं, है ना। कोई और बहुत ही सुपर जस्टिफाई करना चाहेगा तो वो FY 30 का वैल्यूएशन देख लेगा। तो अब इसमें क्या है, इसमें हम बहुत चीज़ें कई बार एज्यूम करते हैं। जैसे मुझे याद है एक बार नितिन कामत ने ट्वीट किया था, क्योंकि मैंने एक बार डाला था कि अगर जीरोधा लिस्टेड होता तो कितना मार्केट कैप होता उसका। तो वो मतलब मैंने एक बार डिस्कशन किया था, तो वो उन्होंने नितिन कामत ने उसके ऊपर एक डाला था कि मैंने सुना कि आज इस पर बात हो रही है। तो एक चीज़ जो उन्होंने कही थी जो मेरे दिमाग में घर घुस गई थी कि ये हमारी जैसी कंपनियों का वैल्यूएशन एक सर्कुलर के ऊपर डिपेंड करता है। किसी दिन उठकर सेबी को एक सर्कुलर डाल दे मान लो, अब जैसे पता नहीं अब इनका जैसे MTF पे कोई सर्कुलर डाल दे मान लो, और MTF की बुक मान लो किसी की बहुत बड़ी हो, तो इन चीज़ों में ना ये रिस्क फैक्टर रहेगा। लेकिन एक चीज़ मान लीजिए, कैपिटल मार्केट थीम जो है ना ये कंपाउंडिंग थीम है, और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है इस इंडेक्स को देखें आप। इस इंडेक्स का ना 3 साल का व्यू देखें, 3 साल का डेटा देखें, कैपिटल मार्केट इंडेक्स रखिए जरा 3 साल का, ये तो खैर आज का है, 3 साल का मुँह रखें। देखिए ये इंडेक्स में बड़ी रैली आई थी, उसके बाद फिर एक शार्प करेक्शन आई और अब वापस एक अच्छा मूव आ रहा है। तो 3 साल में करीब 37%, ठीक है। अब इसमें होगा क्या, इसमें ना रिटर्न्स इस तरीके से आएंगे कि कभी तो ये स्टॉक्स बहुत जल्दी डबल हो जाएंगे, जैसा कि ग्रो के केस में हुआ या BSE केस में हुआ, एक महीने में 35-40% के मूव आ जाएंगे। और जब करेक्शन होगी तो वो भी 25-30% की होगी। तो इसमें थोड़ा सा आपको नज़रिया इस हिसाब से रखना होगा कि क्या आप 7-8 साल का व्यू ले सकते हैं, और उसमें भी बीच और उसके बाद भी हाई रिस्क है, और उसके बाद आपका पैसा शायद कंपाउंड होता रहेगा, क्योंकि ग्रोथ जो है ना, सिर्फ वैल्यूएशन नहीं, ग्रोथ अच्छी आ रही है। अब रॉबिनहुड आएगा नहीं आएगा, अगर आ गया तो क्या होगा, आई थिंक ऐसा नहीं है कि बस रॉबिनहुड आया और यहाँ पर हम मतलब ये जो प्लेयर्स हैं ये ऐसे ही बैठे रहेंगे, इनके पास भी उसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन होगा। और एक चीज़, ग्रो ने जिस तेज़ी से ग्रो किया है, अगर आप देखें पहले जीरोधा था नंबर 1, अब ग्रो हो गया नंबर 1। आई थिंक ग्रो को अगर कोई एक कंपनी कंपटीशन दे सकती है और देने की कोशिश कर रही है तो मुझे लग रहा है एंजल वन है, क्योंकि वो जिस तरीके से अपने आप को रीइनोवेट कर रही है, क्योंकि जो ऑफलाइन प्रेजेंस है वो तो इनकी खैर ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा है, लेकिन वो ऑनलाइन में जिस तरीके से अपने आप को ट्रांजिशन कर रहे हैं तो इस वजह से। लेकिन ओवरऑल मैं पॉजिटिव हूँ। अब इस प्राइस पर आप लेंगे या नहीं लेंगे ये गौरांग जी से पूछ लेते हैं ना। लेकिन आशीष और नूपुर, शुक्रिया इस डिबेट के लिए। आशीष जी गौरांग जी, ग्रो क्या भी होगा आपका स्टॉक पर? देखिए, मैं अभी पूरी वार्तालाप सुन रहा था, नूपुर और आशीष की बयानबाजी भी सुन रहा था, बुल वर्सेस बेयर। और अनुज भाई, एक वास्तविकता जिससे हमें नकारना नहीं चाहिए कि हम सबका जीवन शेयर बाजार से ही जुड़ा हुआ है, रोजगार भी और जीवन भी। और हमारी खैरियत इसी में है कि हम एक सकारात्मक नजरिया भारतीय शेयर बाजार पर लेकर के चले। मैं मेरी सोच और विचारधारा आपके समक्ष रखने का प्रयास करता हूं। मेरा अनुमान है, ये मेरा व्यक्तिगत अनुमान है कि सालाना अगर आपको 12-15% का रिटर्न सेंसेक्स में, निफ्टी में मिल जाता है, ये सब जो भी परिस्थितियां हैं उसमें सुधार होने के पश्चात, और अगर आप 5 साल का नजरिया रखते हैं तो आपके शब्द भी प्रयोग करूंगा, कंपाउंडिंग कर लीजिए आप, तो आप एक अंदाजा लगा सकेंगे कि सेंसेक्स और निफ्टी कहां पर जाकर के पहुंच सकता है। उसके साथ साथ इतनी परिस्थिति में अनिश्चितता के बावजूद जो निवेशक हैं वो निरंतर अपना विश्वास बना करके रखे हैं और SIP के माध्यम के द्वारा या फिर सीधे सीधे शेयर बाजार के माध्यम के द्वारा आकर के निवेश कर रहे हैं। अगर शेयर बाजार भारतीय अच्छा करता है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में नीतियों में भी बदलाव होगा और एक सकारात्मक रुझान उभर करके आएगा, तो शेयर बाजार से जुड़ी हुई जितनी भी सक्षम और मजबूत कंपनियां हैं वो भी अच्छा कामकाज करेगी। ये क्षेत्र हमें अच्छा लगता है। ग्रो पर तो कवरेज नहीं है इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन